हेलो गाइस। तो आज का आपकी हमारी वीडियो में स्वागत है। तो आज हमने पहले डिस्कस किया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि प्रॉमिसरी नोट्स क्या होते हैं। तो आज हम कुछ बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग क्या है, उसे कौन ड्रॉ करता है, कौन एक्सेप्ट करता है। आज उस प्रोसेस को एक बार और थोड़ा सा जानेंगे और उसके कुछ और नए टर्म्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारी टर्म है ड्राइंग ऑफ अ बिल। द एक्टिंग ऑफ राइटिंग आउट अ बिल इज कॉल्ड ड्राइंग अ बिल। तो गाइस, मैंने उस दिन आपको समझाया था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज मेनली यूज होता है जब हम गुड्स को क्रेडिट में बेच रहे हैं। सपोज ए इज द क्रेडिटर, जो गुड्स को सेल कर रहा है गुड्स को क्रेडिट, यानी ये सेलर है, ये बायर है, और गुड्स ये क्रेडिट पे खरीदा है तो ये डेट है। ओके। अब गाइस, जब हम गुड्स को क्रेडिट पे बेच रहे हैं तो ए ने बी को गुड्स बेचे हैं क्रेडिट पे। अब देखिए ए क्या करेगा, क्रेडिट पे उसने गुड्स तो बेच दिए, लेकिन अब ए को श्योरिटी, बी उसे पेमेंट क्या है, इमीडिएटली नहीं कर रहा। तो वो क्या है, फ्यूचर में से पेमेंट करेगा। ए को कुछ सिक्योरिटी चाहिए, और भी बहुत सारे टर्म्स आगे आएंगी, जैसे आप समझेंगे कि ए अपने पैसे इससे निकलवा भी सकता है। डिस्काउंटिंग बिल्स के थ्रू वो अपने पैसे को वापस ले सकता है। उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये लेकर चलते हैं कि ए को अगर सिक्योरिटी की जरूरत है, इसमें बहुत सारा रिस्क है, और तो इसीलिए क्या करता है, एक एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम का डॉक्यूमेंट भी बी को साथ में गुड्स के और अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ में पेश कर देता है। अब वो क्या चाहता है कि बी इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करे, अपने साइन यानी कि कर दे उस डॉक्यूमेंट पे कि हाँ मैंने इससे ये फलाना फलाना माल खरीदा है, इतने रेट पे खरीदा, और मैं उसे फ्यूचर में इतनी पेमेंट कर दूंगा, और इसे वापस ए को रिटर्न कर दे। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट आपने देखा कि इसे बिल्कुल ड्रॉ कौन कर रहा है, ए। तो ए क्या हुआ, ड्रॉर हुआ, जो कि क्रेडिटर है और सेलर भी है। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। द एक्ट ऑफ साइनिंग आउट बिल बाय द डेटर इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस ऑफ। तो इस बिल को एक्सेप्ट कौन कर रहा है, डेटर, जो कि इसमें क्या बन जाता है, ड्रॉ, जो कि बायर। तो आपने ये दो टर्म समझ ली। अब नेक्स्ट है टेन्योर ऑफ बिल। द टाइम पीरियड बिटवीन बिल इज ड्रॉन एंड पेबल इज टेन्योर ऑफ बिल। इट मे बी पेबल ऑन डिमांड आफ्टर स्पेसिफिक टाइम और डिटरमिनेबल फ्यूचर टाइम। अब इसमें हम टेन्योर को समझते हैं। अब देखिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉ और जब पेमेंट के बीच के टाइम को हम क्या बोलते हैं, टेन्योर। जब ड्रॉ किया और जब उसकी पेमेंट होगी, उस बीच में आने वाले टाइम को हम क्या बोलेंगे, टेन्योर। अब ये एक तो डिमांड पे पेबल होगा, यानी कि जब तीन तरह के होते हैं, एक तो ऑन डिमांड, दूसरा है स्पेसिफिक, फ्यूचर टाइम, और तीसरा है डिटरमिनेबल टाइम। अब देखिए ऑन डिमांड, यानी कि जब हमारे से ड्रॉर, ड्रॉई से जब ड्रॉर यानी कि क्रेडिटर यानी कि सेलर डिमांड करेगा कि अब उसे इस पेमेंट की जरूरत है तो उसे पैसे दे दिए जाए, तब जब बिल पेमेंट होगा उसे हम बोलते हैं ऑन डिमांड। दूसरी तरह का होता है स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम, जिसमें एक बिल के डॉक्यूमेंट पे पूरी स्पेसिफिक, पूरी सर्टेन डेट लिखी होगी, जैसे कि ऑन 1 अप्रैल 2024 को उसे पेमेंट चाहिए। तो ये क्या है, एक पूरी सर्टेन डेट ऑफ टाइम इसमें मेंशन किया गया। अब इसमें है तीसरा पॉइंट है डिटर्मिनेबल टाइम, जिसमें डिटर्मिनेबल फ्यूचर टाइम, और इसमें डॉक्यूमेंट में इसमें क्या लिखा लिखा होता है, सपोज
30 days फ्रॉम फर्स्ट स्टेप, या फिर इसमें 15 डेज, ये 15 दिन। 1 अप्रैल को बिल जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ड्रॉ हुआ, उसके 15 दिन के बाद उसे क्या है, बिल की अमाउंट पेमेंट हो जानी चाहिए। तो ये क्या था, डिटरमिनेबल फ्यूचर टाइम। तो इसी तरह से ये क्या बताता है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज की टेन्योर को बताता है, कि उसे ड्रॉ और पेमेंट के बीच में आने वाले टाइम में को क्या बोलते हैं, टेन्योर। ये एक ऑन डिमांड भी हो सकता है या जब उसमें ड्रॉ डिमांड करेगा, या फिर स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम, फ्यूचर डेट लिखी होती है, या डिटरमिनेबल फ्यूचर टाइम, जिसमें जैसे कि 15 दिन, 15 डेज फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। तो इस तरह से टेन्योर को बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लिखा जाता है। ओके गाइस, तो ये था हमारा 3 पॉइंट्स हमने आपको समझा दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ग्रेस पीरियड। अब देखिए, ग्रेस पीरियड क्या है, इट इज कस्टमरी दैट आफ्टर मेच्योरिटी ऑफ बिल 3 extra days आर गिवन टू द ड्रॉई फॉर द पेमेंट ऑफ द बिल, दीज एक्स्ट्रा डेज आर कॉल्ड डेट ऑफ बिल। अब देखिए, ग्रेस पीरियड क्या है। अब हमने कहा कि ऑन 1 अप्रैल, पिछले वाले पॉइंट पे, कि हमें ड्रॉर को पेमेंट मिल जानी चाहिए, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपको ड्रॉई को एक फैसिलिटी मिलती है, ग्रेस पीरियड की। ग्रेस पीरियड क्या है, एक्स्ट्रा 3 डेज पेमेंट करने की। अब देखिए, उन्होंने कहा कि ड्रॉ को 1 अप्रैल 2024 को पेमेंट करनी है, तो उसके लिए उसे क्या है, एक्स्ट्रा 3 डेज भी ग्रेस पीरियड में मिल जाएंगे, यानी कि अब उसे 4 अप्रैल तक अपनी क्या है, पेमेंट करनी होगी। तो ग्रेस पीरियड क्या है, एक्स्ट्रा टाइम पीरियड जो एक ड्रॉई को मिलता है अपनी पेमेंट को देने के लिए टू ड्रॉ। तो इससे क्या है, और ये एक्स्ट्रा डेज को हम क्या बोलते हैं, डेज ऑफ ग्रेस। और ये डेज ऑफ ग्रेस कितने दिन होते हैं, 3 दिन, 3 डेज। अब इसमें भी कुछ रूल्स है, अगर बीच में कुछ आपकी जैसे कि कुछ पब्लिक हॉलीडे वगैरह आ जाती है, तो उसमें इसके रूल्स अलग है, कि अगर एक पब्लिक हॉलीडे आ जाती है तो उसके नेक्स्ट डे आपको इसकी पेमेंट करनी होती है। लेकिन अगर इसमें 2 पब्लिक हॉलीडेज आ जाती है तो एक दिन पहले आपको पेमेंट करनी होगी, जो कि हम आगे फ्यूचर में समझेंगे। फिलहाल के लिए आप इस पॉइंट को समझिए कि अगर ग्रेस पीरियड दिया होता है तो आपको कितने दिन के लिए मिलता है, 3 दिन के लिए। इसकी एक्सेप्शन वो हम आगे बाद में सकते। तो ये था हमारा ग्रेस पीरियड। अब आगे चलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ओके, तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, अब मैंने जैसे आपको बताया कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, डॉक्यूमेंट को बनाने में सिर्फ ये फैसिलिटी नहीं मिलती है ड्रॉर को, कि उसे एक सिक्योरिटी मिल जाती है, बल्कि इसमें और भी फैसिलिटी होती है। इसी तरह से और फैसिलिटी में हमारा नेक्स्ट फैसिलिटी जो मिलती है ड्रॉर को, वो है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अब देखिए, ए है, वही एग्जांपल लेते हैं, ए ने बी को दिया, तो ये सेलर है, ये ड्रॉर है, ये बायर है, गुड्स क्रेडिट पे बेचे जा रहे हैं, ठीक है। तो ए ने गुड्स दिए, ए ने फिर उसे बाद में बिल्स ऑफ एक्सचेंज साइन करके उसे वापस दिया। लेकिन अब ए को, क्योंकि ए के पेमेंट, अब देखिए बिजनेस में कैश की बहुत जरूरत है। अगर कैश बिजनेस में ना हो तो क्या है, बिजनेस को वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करना होता है, अपने सारे अकाउंट को मेंटेन करने के लिए कैश की उसे बहुत जरूरत है। लेकिन गुड्स अगर हम क्रेडिट में बेचेंगे तो क्या होगा, इससे उसकी जो कैश है वो क्या हो गया, ब्लॉक हो गया बी के पास। तो ए को फैसिलिटी दी जाती है कि ए अपने बैंक, ए अपने बैंक में जाएगा
और अपने ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डॉक्यूमेंट बी को दे देगा। सपोज ए ने बी को जो गुड्स बेचे उसकी अमाउंट है 50,000। अब ए जब बी के सॉरी बैंक के पास जाएगा कि मैंने आपको ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज किया है, इसमें बी के साइन है कि वो फलाना अमाउंट इस डेट को दे देगा, लेकिन मुझे तो पैसे की अभी जरूरत है। तो बैंक क्या करता है, अपने कुछ उस डॉक्यूमेंट को अपने पास रखेगा और अपना कुछ डिस्काउंट डिडक्ट करके, सपोज 10% डिडक्ट करके बाकी की अमाउंट किसे दे देगा, ए को दे देगा। सपोज बी ने सॉरी बैंक ने 50,000 में 10% का निकाला डिस्काउंट। सपोज देखिए 5,000 आ गए, तो बी क्या कर रहा है, 45,000 ए को दे रहा है और अपने पास वो डॉक्यूमेंट रख लेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, जिसे जिसमें बी के साइन है, और अपने पास एक 5,000 रुपये डिडक्ट कर लेगा। जब ड्यू डेट आएगी तो बैंक क्या बोलेगा कि बी अब मैंने ए को पैसे दे दिए, अब जो पैसे तुम्हें ए को देने थे वो मुझे दे दो, ठीक है। तो ड्यू डेट पे बैंक बी क्या करेगा, बैंक को ने वो 50,000 की अमाउंट दे दी। अब देखिए, अब इसमें बी को और ए को दोनों को फायदा, बी को और बैंक सॉरी ए को और बैंक दोनों को फायदा। ए को इमीडिएटली कैश मिल रहा है, ठीक है। पहले तो उसके 50,000 ब्लॉक हो गए थे जब उसने बी को सेल किया बुक्स क्रेडिट पे, लेकिन बैंक की हेल्प से उसे इमीडिएटली 45,000 मिल गए। अब बैंक क्या करेगा, क्योंकि उसने रिस्क लिया है और अपने ए को इमीडिएटली पैसे दे रहा है, तो कुछ उसमें से डिस्काउंट कुछ डिडक्ट करेगा, जो कि बैंक के लिए क्या हो जाएगी, एक इनकम का सोर्स हो जाएगा। तो इस तरह से डिस्काउंटिंग ऑफ बिल किया जाता है, यानी कि बी अप ए अपने अगर पैसे चाहता है तो बिफोर ड्यू डेट बिल्स को डिस्काउंट करवा सकता है बैंक से, और अपना जो भी है अपना काम जो भी है वो कंटिन्यू कर सकता है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल पे पे यानी कि जिसे पैसे मिलने, तो पे ड्रॉर ही हो गया। कुछ केसेस में पे और ड्रॉ अलग अलग होते हैं, जो कि आपको बाद में समझाएंगे। पे कैन डिस्काउंट अ बिल फ्रॉम बैंक इन केस नीड फॉर मनी, बैंक विल डिडक्ट सम अमाउंट, so this process is known as discounting of bill. Next है dishonor of bill. If drawee fails to make payment and other case if he fails to accept it. अब dishonor क्या है कि उसने डिसऑनेस्टी दिखाई है बिल को लेकर, या तो ड्रॉई ने यानी कि बायर ने पेमेंट करने से इनकार कर दिया है, पहला तो डिसऑनर ये हो गया, या फिर उसने उस बिल को एक्सेप्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज को सबसे पहले एक्सेप्टेंस के लिए भेजा जाता है, या फिर उसने उस बिल को एक्सेप्ट करने से ही इनकार कर दिया, डिसऑनेस्टी दिखाई। तो उस डिसऑनेस्टी को हम क्या बोलते हैं, डिसऑनर ऑफ बिल। अगला है नोटिंग चार्जेस। These charges implies the fees of notary public for the service of। अब देखिए, बी ने जब बायर ने यानी जब अपने डिसऑनेस्टी दिखाई, पेमेंट करने से इनकार कर दिया या फेल हो गया, ड्यू डेट आने पर उसने पेमेंट नहीं की, तो अब क्या ए के पास क्या ऑप्शन बचती है, वो इसे नोटरी पब्लिक के पास लेकर जाएगा। नोटरी पब्लिक यही काम करती है, जो भी फ्रॉड वगैरह होता है वो सब देखती है। उनका एक ऑफिसर वहां जाता है, सब कुछ देखता है, डॉक्यूमेंट देखता है और देखता है कि वाकई उन्होंने ये डिसऑनेस्टी की है, उन्होंने पेमेंट नहीं की है, तो इससे क्या हो जाएगा, वो अपनी एक फीस उसके लिए चार्जेस करते हैं। उस फीस को ही हम क्या बोलते हैं, नोटिंग चार्जेस। और नोटिंग चार्जेस कौन पे करता है, ड्रॉर पे करता है, यानी होल्डर ऑफ बिल पे करता है, लेकिन इसे बाद में किससे रिकवर किया जाता है, ड्रॉइंग से यानी कि बायर से। तो नोटिंग चार्जेस वो चार्जेस हैं जो नोटरी पब्लिक की सर्विस को यूज करने के लिए इम्प्लाई होते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंडोर्समेंट ऑफ बिल। अब देखिए, इंडोर्समेंट ऑफ बिल क्या होता है।
मैंने आपको बताया, एक ए पार्टी है, एक बी पार्टी है। ए पार्टी हमारी ड्रॉर है, जो कि हमारी सेलर भी है, हमारी क्रेडिटर भी है। अब ये आपको याद करके रखना है, ड्रॉइंग, बायर और डेट। अब ए ने बी को गुड्स क्रेडिट पे भेजे, बी ने अब आके एक्सेप्ट करके बिल्स ऑफ एक्सचेंज ए को वापस कर दिया। इंडोर्समेंट, अब इसमें इंडोर्समेंट क्या, इंडोर्समेंट होती है जब ए, सपोज अब ए के लिए बी क्रेडिटर सॉरी डेटर है, अब ए ने भी किसी से उधार लिया हो सकता है, सपोज सी इज दी पार्टी, जिससे ए ने उधार पे कुछ गुड्स खरीदे थे। वो क्या करेगी, अब ए ने सी को अपनी पेमेंट करनी है, लेकिन सी ए के पास उसने गुड्स तो बेचे लेकिन पेमेंट तो आया, तो वो क्या करती है, वो यही डॉक्यूमेंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो डॉक्यूमेंट है वो आगे पास ऑन कर देती है सी, कि फलाना फलाना डेट को बी ने मुझे पैसे इतने देने हैं। तो आप क्या कीजिए, आप ये डॉक्यूमेंट अपने पास रखिए, जब ड्यू डेट आएगी तो आप बी के पास चले जाना और ये क्या कर लेना, उससे अपनी ये पेमेंट जो है फॉर एग्जाम्पल 50,000 जितना मैंने आपको देना था उससे वो कलेक्ट कर। तो इस टर्म को जब अपने बिल को ए ने सी को दे दिया, तो उससे क्या, इस टर्म को क्या बोल देंगे, इस एक्टिविटी को क्या बोलेंगे, एंडोर्स। ए ने क्या किया, अपने बिल को क्या कर दिया, एंडोर्समेंट सी पार्टी को, थर्ड पार्टी को दी, जो कि क्या था, ए के लिए डेटर, ओ सॉरी क्रेडिटर था। इसका मीनिंग देखते हैं, द ड्रॉर में ट्रांसफर द बिल टू हिज क्रेडिटर फॉर पेमेंट ऑफ दिस। अब ड्रॉर क्या था, सेलर ट्रांसफर करेगा बिल को अपने क्रेडिटर को जिससे उसने पेमेंट करनी थी अपने ड्यूज के लिए। इस टर्म को हम क्या बोलेंगे, इस एक्टिविटी को क्या बोलेंगे, इंडोर्समेंट। अब नेक्स्ट है रीन्यूअल ऑफ बिल, द प्रोसेस ऑफ इशूइंग न्यू बिल इन प्लेस ऑफ ओल्ड बिल इज कॉल्ड। अब देखिए क्या, काफी टाइम क्या हो जाता है, ऐसे चांसेस हो जाते हैं जब हमारा जो ड्रॉई है वो पेमेंट नहीं कर पाता, लेकिन कुछ कारण ऐसे भी होते हैं जो जेन्युइन है बाकी, ठीक है। तो इस टर्म में ड्रॉर क्या कहता है कि ठीक है, मैं आपको कुछ और टाइम पीरियड दे देता हूँ, तो और इसके बदले आप फिर मुझे पैसे दे दें। सपोज ए ने बी को कहा था कि उसे 1 अप्रैल को पेमेंट चाहिए, लेकिन बी एक जेन्युइन पर्सन है, कुछ जेन्युइन रीजन के कारण वो पेमेंट नहीं कर पाया। अब बी क्या करता है, कि एक न्यू बिल न्यू बिल इशू कर देता है कि ठीक है, मैं आपके रीजंस को समझता हूँ, आपकी रीजन जेन्युइन है, तो अब आप मुझे पेमेंट कब कर देना, ऑन 1 में, यानी कि आपको मैं एक और महीना दे देता हूँ, आप 1 में को मुझे ये पेमेंट कर देंगे। तो उनका जो ओल्ड बिल था वो क्या हो जाएगा, कैंसर, और उसके बदले ए ने क्या कर दिया है, न्यू बिल इशू कर दिया है। इस टर्म को ही हम क्या बोलते हैं, रीन्यूअल ऑफ बिल, द प्रोसेस ऑफ इशूइंग न्यू बिल इन प्लेस ऑफ ओल्ड बिल इज कॉल्ड रीन्यूअल बिल। लास्ट हमारी जो टर्म है, रिटायरिंग बिल अंडर ए बिल, इन दिस ड्रॉ इज पेइंग ड्यूज before the due date, therefore he earned some discount is called retiring under it। अब देखिए इसमें क्या है, अब जरूरी नहीं होता है कि हमेशा ड्रॉइंग जो है वो पेमेंट करने में डिले ही करे। कई बार ऐसे भी चांसेस आते हैं कि ड्रॉइंग पेमेंट पहले कर देता है। अब ए ने बी को दिया गुड्स, क्या मुझे पेमेंट कर देना 1 अप्रैल को, लेकिन बी के पास पेमेंट पहले ही आ गई, ठीक है, और उसने क्या किया, बी को ए को बिल, ए को उसके पैसे पहले दे दी, ऑन 15 मार्च को दी। अब 15 दिन पहले दी, तो इस टर्म इसमें क्या हो जाएगा, बी को एक डिस्काउंट डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, जो कि ए के लिए क्या हो जाएगा, लॉस। और इस टर्म को हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम क्या करेंगे, रिटायरिंग ऑफ बिल अंडर बिल।
क्योंकि इसमें ए को क्या मिल सॉरी बी को क्या मिल रही है, एक रिबेट मिल रही है उसकी पेमेंट। In this, draw is paying his dues before due date, therefore he earned some discount, is called retiring under। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। अब हम पटास जल्दी से इस टर्म्स को दोबारा से रिवाइज कर देते हैं। ड्राइंग ऑफ बिल, जब हमारा जो क्रेडिटर है, जो हमारा सेलर है, वो बिल को ड्रॉ करता है, उस लिखता है सारी टर्म्स कंडीशन वगैरह, उस चीज उस एक्टिविटी को बोलते हैं ड्राइंग ऑफ बिल। और उसी बिल को जब बायर अपनी साइन वगैरह करता है, अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है, अपनी कंसेंट दे देता है, तो उसे बोलते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। टेन्योर ऑफ बिल क्या है? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड बिटवीन व्हेन बिल इज ड्रॉन एंड व्हेन इट इज पेबल। और इसमें तीन तरह से इसमें टाइम को डिफाइन किया जा सकता है। या तो ऑन डिमांड, जब ड्रॉ डिमांड करे तब बिल की पेमेंट होती है, या फिर कुछ स्पेसिफिक सर्टेन टाइम बताया गया होता है, या फिर डिटरमिनेबल फ्यूचर टाइम कि 15 दिन बाद, 10 दिन बाद पेमेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड यानी हमें पेमेंट करने के लिए एक्स्ट्रा 3 डेज ड्रॉई को मिलते हैं, जो उनसे पेमेंट करनी होती है। तो इस 3 डेज के पीरियड को ही हम क्या बोलते हैं? ग्रेस। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, अब बिल एक ही सॉरी अब ड्रॉर के पास अगर उसे पैसों की जरूरत होती है, तो उसके पास एक फैसिलिटी होती है कि वो अपने बिल्स को बैंक के पास लेकर जाए और उसे डिस्काउंट करवा ले, जिससे बैंक क्या करेगा, अपना कुछ अमाउंट डिडक्ट कर लेता है, और डिडक्ट करने के बाद वो अमाउंट अपने पैसों को ड्रॉर को या फिर सेलर को दे देता है। तो इसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। जिससे सेलर को इमीडिएटली पैसे मिल जाते हैं और बैंक को एक इनकम मिल जाती है ड्यू टू डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। और ड्यू डेट पे बैंक अपने जो भी पैसे हैं वो बायर से यानी कि ड्रॉई से रिकवर कर लेता है। डिसऑनर ऑफ बिल, जब ड्रॉई पेमेंट करने में फेल हो जाता है, या फिर वो बिल को एक्सेप्ट करने में फेल हो जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं डिसऑनर ऑफ बिल। नोटिंग चार्जेस, इसमें ही अब जब वो पेमेंट करने के लिए फेल हो जाता है, तो ड्रॉर क्या करता है, नोटरी पब्लिक में ये सारे इशू को लेकर जाता है। वहाँ का एक ऑफिसर सब कुछ देखता है, और इससे वो एक फीस पेमेंट की जाती है उसके इस एक्ट के लिए, जिसे हम नोटिंग चार्जेस बोलते हैं, जो कि पेमेंट तो ड्रॉर करता है, लेकिन इसे बाद में किससे रिकवर कर लिया जाता है? ड्रॉइस। इंडोर्समेंट ऑफ बिल, जब ड्रॉर अपने इस बिल को थर्ड पार्टी यानी कि अपने किसी क्रेडिटर को या किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर देता है, तो उसे बोलती है, इस एक्ट को बोलती है इंडोर्समेंट ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल, जब ड्रॉर पुराने बिल्स को कैंसल करके उसके बदले में एक न्यू बिल इशू कर देता है, न्यू टर्म्स और कंडीशंस के साथ, उस एक्ट को बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। लास्ट, रिटायरिंग बिल अंडर रिबेट, इसमें ड्रॉई पेमेंट क्या है, बिफोर ड्यू डेट कर देता है, जिस कारण से उसे एक डिस्काउंट या फिर रिबेट मिलती है, और ये एक लॉस होता है ड्रॉ के। तो बस गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये टर्म्स और कंडीशन समझ में आई होंगी। इन केस आपको इसमें कुछ भी डाउट है या प्रॉब्लम है, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।